मैं हूँ आपके साथ आयुषी निगम। समय हो चला है खास खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हम महीने में 3 बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर आज हमने बैठक करके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता हमसे जुड़े, किसी तरह की समस्या हो हमको बताएं। उनके बाद हम प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ अपनी भरी नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होकर नेताओं ने बयान देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि पूर्व में डॉक्टर संजय निषाद के बेटे की सुरक्षा भी हटा ली गई थी, जिसको लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने नाराजगी जाहिर की थी। अब निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, जिसको लेकर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कह दी है। नई टीम की घोषणा जल्दी हो जाएगी और इनको 15 दिन का समय दिया जा रहा है ट्रेंड करके कि 15 दिन में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करो, फिर सूची हम जारी कर देते हैं। क्या बीच में मुलाकातों में क्या कुछ निकल के आए, लोग जानना चाहते हैं? अभी मिलना जुलना तो मेरा पहले भी था, लेकिन अभी जो विपक्ष है उस मिलने जुलने को अपना वो एक मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर जो है इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक भ्रम फैलाकर तो अभी आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त की कि 43 सीटें जीत लिया। तो उसी तरीके से यह लोगों के जितने भी नेता हैं इन्हें मिलने जुलने और निराधार तमाम पैसे उसको देकर, भाई माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। जैसे गोंडा में बड़ा समस्या था, 15 दिन से लाश पड़ी थी, कोई अधिकारी जा नहीं रहा था, घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा था। मिले तो कहे एसपी से नहीं सुना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे दिया। और मुद्दे हैं जिस तरीके से, और केशव जी हैं पिछड़ों में नेता हैं और 2017 के पहले से कितनी स्पीड से उन्होंने काम किया। माननीय हमारे पाठक जी हैं वो भी भाई उप मुख्यमंत्री बनाए हैं तो क्षमता है तभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ काम मुख्यमंत्री से हो जाते हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री से आते हैं और ये लोग मार्गदर्शक हैं। अगर इन्होंने सफलता प्राप्त की है ऊंचाई तक जाने की तो इनसे तो जीत के मंत्र लेने ही पड़ेंगे। कैसे होता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंट्री की है और सपा को मोहरा बनाकर कांग्रेस अपनी एंट्री की है, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता, कुछ लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता। तो कांग्रेस का हिस्सा उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया था, एकदम जीरो चली गई थी। और देखे होंगे कि निषाद पार्टी 11 सीटें हैं और कांग्रेस की 2 सीटें। सोचना चाहिए कि हम कितना शिकार हो रहे हैं, अपनी फसल कितना कांग्रेस को कटवा सकते हैं, हमारी खेती पर कांग्रेस कितना राज करती है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार 100 सीट दे दिया था 2017 में, तो आप कितनी सफलता 2023 में देख लीजिए, कुछ नहीं था। जिस चीज़ को, जिस पार्टी को ख़त्म करने नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और वही समाजवादी पार्टी उस नीति को फिर से लागू कराने में लगी हो, तो आप खुद कांग्रेस को के सपा को खुद अपने अंदर सोचना चाहिए कि हम कहीं कांग्रेस का वाईफाई न बन जाए और फिर हमारा क्या होगा, ये देखना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री साहब मिले थे, जो अधिकारी सुने तो उनको आपने सूची दी है? नहीं, अधिकारी ने हम अपनी समस्याओं की सूची दी कि मैंने इन अधिकारियों से बात की थी और इनके पत्र लिखे थे और यह उसका परिणाम उल्टा हुआ। तो परिणाम उल्टा होना एक खराब है, न होना एक अलग विषय है, परिणाम उल्टा हो जाना अलग है। कि किसी को मान लीजिए एक थाना अध्यक्ष है, उसको मैंने हमसे संपर्क साधा और संपर्क साधा कि हमारा मकान बगल वाला नहीं बनने दे रहा, छत अपना बना लिया है, वो सफाई है। और फिर मैंने दरोगा को सौंपा कि भाई कहा कि भाई हमारे यहाँ मुहर्रम चल रहा है और अभी बाद में हम सोच देंगे और बाद में भेज दीजिए। और अगर वो मिलता है और वो दरोगा कहता है कि तुम मंत्री से फ़ोन कराते हो, नेता के पास जाते हो, अपमानित करो, तो ये उल्टा ही परिणाम है। न करना अलग विषय है, किसी को सम्मान देना चाहिए और हम लोग सत्ता में हैं और सरकार के साथ हैं। तो इस तरीके की सोच रखने वाले तमाम ऐसे
जो छवि के लोग हैं, मैं उसीलिए तो कह रहा हूँ कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी वजह से बहुत बार इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके हटाना होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में भी बहुत ऐसे लोग घुसपैठिया हैं कि भारत माता की जय कहते हैं, पार्टी हमारी माँ है कहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो किस रूप में नज़र आते हैं कि वितर्कात करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो मैं कई बातें हैं जो जिससे भी मिलता, मैं सच मित्र हूँ, मित्र का काम है कि मित्रता के नाते घाटा न होने पाए। जीत के लिए भगवान राम का निषाद राज अगर साथ दिए थे तो जीत के लिए साथ दिया था और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए साथ दिया। अगर निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नया आवास अब बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड होगा। बताया जा रहा है कि सदन समिति ने उन्हें इस बड़े आवास की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के आवास के बारे में चर्चा जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड का दौरा कर चुकी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली के सांसद ने उन्हें दिए गए 3-4 विकल्पों में से बंगला नंबर 5 आवास को चुना है। ये भी कहा गया है कि टाइप 8 बंगले के लिए राहुल गांधी की स्वीकृति देते हुए एक लेटर पहले ही सरकार को सौंप दिया गया है। पिछले साल राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन बंगला खाली कर दिया था, जहां वो 12 साल से रह रहे थे। दरअसल तब मोदी उपनाथ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराया गया था और उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया था। इस घर को खाली करने के बाद से वो अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास में रहने चले गए थे। राहुल गांधी अपनी अयोग्यता रद्द होने के बाद भी 10 जनपद निवास में ही रह रहे थे। 10 जनपद निवास 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यालय से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद वो टाइप 8 बंगले के हकदार हैं, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सियासी हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से किनारा किया। वहीं विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वो बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। गुस्साई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10 से 20 मिनट तक बात की। विपक्ष की ओर से केवल मैं ही इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। बंगाल सीएम ने आगे ये भी आरोप लगाया कि जब मैं बोल रही थी उस समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने पूछा कि मुझे क्यों बोलने से रोका गया, मेरे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आपको अपनी पार्टी और सरकार को अधिक अवसर देने के बजाय इस पर खुश होना चाहिए कि मैं बैठक में शामिल हुई। विपक्ष की ओर से केवल मैं हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। ये केवल बंगाल का अपमान नहीं, बल्कि ये सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार की सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने ये कहा है कि हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। हैरानी है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया था, आज वो देश का गृह मंत्री है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया था। हालांकि बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। कुपवाड़ा के त्रिहेग्राम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान घायल हो गए और 1 जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों में एक और पाकिस्तान को भी ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में डोडा पुलिस आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। डोडा पुलिस के अनुसार ये आतंकी डोडा और डेसा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं। ये आतंकी डोसा के उरार बागी क्षेत्र में हालाही की आतंकी घटनाओं में शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर आतंकवादी पर 5 लाख का इनाम रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस अनुसार इन आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। आम जनता से अपील करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें इन आतंकवादियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत सूचना दे। इसको लेकर पुलिस ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। आतंकियों की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कुपवाड़ा के त्रिहेग्राम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं और 1 जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने एक और पाकिस्तानी को भी ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ को लेकर अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माझिल सेक्टर में शनिवार 27 जुलाई की सुबह नियंत्रण रेखा LOC के पास वन क्षेत्रों में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी को मार गिराया है, जबकि गोलाबारी में 4 जवान घायल हो गए हैं और 1 जवान शहीद हो गए हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु दक्षिण हो जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने इस बात का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध किया है। कर्नाटक कैबिनेट द्वारा रामनगर जिले का नाम बदलने पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ राम की परंपरा, सनातन की परंपरा के अनुसार नाम बदलते हैं। वो अपने ढंग से नाम बदलते हैं। राम का नाम उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग सनातनी विरोधी हैं। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कर्नाटक कैबिनेट द्वारा रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किए जाने को कहा है और ये भी कहा है कि मैं बेंगलुरु से हूँ, ये बेंगलुरु जिला है। हम अपना नाम, अपनी पहचान क्यों खोएं? हमें अपने हक की रक्षा करने का अधिकार है। दुनिया बेंगलुरु की तरफ देख रही है। आप इतिहास में देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बेंगलुरु के बारे में क्या कहा था। मैं उस नाम को खोना नहीं चाहता। कर्नाटक सरकार के फैसले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाते हुए कहा, कर्नाटक सरकार इस समय मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े घोटाले सहित कई घोटालों में फंसी हुई है, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों की समस्या को सुनने की बजाय वो रामनगर जिले का नाम बदल रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार भी राज्य के अग्निवीरों को पुलिस और अग्निशमन विभाग में नौकरी में आरक्षण देगी। CM पेमा खांडू ने शनिवार को ऐलान किया कि सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही सेना निवृत्त अग्निवीरों को राज्य पुलिस, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। CM खांडू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से युवा देश सेवा करने में सक्षम बनेंगे। अरुणाचल के बाद असम सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर झूठ फैला रहा है।
भारतीय सेना को कमजोर करने के विपक्ष के इस मिशन को हम फेल करेंगे। असम सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार से पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अग्निवीरों के लिए पुलिस विभागों में नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये ऐलान कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ पर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। कुमार ने इस महत्वपूर्ण बैठक की अनुपस्थित रहने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले भी इस तरह की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किया था। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि इस बार भी दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए थे। इसके अलावा बिहार के 4 केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वो बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत के सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल सुदर्शन S-400 सिस्टम ने अभ्यास के दौरान दुश्मन के पैकेट्स के 80% लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। भारत की सीमाओं की हवाई सुरक्षा के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है। ये अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था, जिसमें वायुसेना ने S-400 हवाई सुरक्षा सिस्टम की एक एक्वाइड तैनात की थी। इस अभ्यास का मकसद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं की जांच करना था। अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बतौर दुश्मन उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान S-400 ने अपने टारगेट को लॉक किया और उसके बतौर दुश्मन उड़ान भर रहे करीब 80% विमानों पर निशाना साधा। S-400 को वायुसेना द्वारा तैनात कर दिया गया है और अभी S-400 को 3 स्क्वाड्रन तैनात किया जा चुका है और साल 2026 तक इसकी 2 और स्क्वाड्रन भारत पहुंच सकती है। बता दें कि S-400 हवाई सुरक्षा सिस्टम को रूस द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 सिस्टम की डील की थी। अभी डील के तहत 2 और स्क्वाड्रन भारत पहुंचनी है। भारत सरकार ने रूस से अपील की है कि बाकी बचे हुए 2 स्क्वाड्रन की जल्द ही आपूर्ति की जाए। भारत की हवाई सीमा को चाक चौबंद करने के लिए हाल ही में वायुसेना को MR-SAM और आकाश मिसाइल सिस्टम भी मिला है। साथ ही इजराइल का जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर क्विक रिएक्शन सिस्टम भी भारत की हवाई सीमाओं को चकाचौंध बनाएगा। मथुरा के वृंदावन में रामलीला मंचन में माता सीता व अन्य किरदार निभाने वाले कलाकारों को लेकर भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज ने व्यास गद्दी पर बैठकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शुक्रवार को कथावाचक के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। विरोध के बाद कथावाचक ने खुद के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर खेद जताते हुए बयान को मात्र हास्य व्यंग बता दिया। इसको लेकर लोगों में और आक्रोश पनप गया। परिक्रमा मार्ग में श्री राधा किशोरी धाम आश्रम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज की जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे लेकर बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की व्यास गद्दी से रामलीला के पात्रों पर टिप्पणी की थी, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि महामंडलेश्वर इंद्रदेव के जिस प्रकार रामलीला के प्रभु श्री राम और माता सीता के अलावा अन्य पात्रों के बारे में अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हुए व्यास मंच से बोला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी ये ऐसे विवाद घिर चुके हैं। धर्म रक्षा संघ किसी भी सूरत में इन्हें क्षमा नहीं करेगा। उन्होंने अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए कहा कि वो मात्र हास्य व्यंग था। क्या व्यास गद्दी पर हास्य व्यंग करने को नहीं होती है? ये गद्दी के सम्मान और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में जल्द ही संतों की एक धर्म सभा बुलाई जाएगी, जिससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। इंद्रदेव महाराज का ये भी कहना है कि उनके द्वारा व्यासपीठ से जो बयान दिया गया उसे कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनका कहने का आश्चर्य
ये है कि जिस तरह से रामलीला के दौरान कुछ पात्र पर्दे के पीछे इस तरह से हरकतें करते हैं और मंच पर लोग उनकी पूजा करते हैं, जब लोगों को ये हकीकत पता चलती है तो उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने ऐसे छंद वेशधारियों से सावधान रहने के लिए भक्तों को आगाह किया था, ना कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने। फिर भी यदि किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए स्टार भारत पर। धन्यवाद।